जय हिंद। आज हम लोग आधुनिक भारत में मुख्य रूप से देखेंगे कि भारत में गवर्नर जनरलों की श्रृंखला समाप्त होने के बाद जो वायसराय की श्रृंखला प्रारंभ होती है और 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद जो अधिनियम आते हैं 1858 के जो अधिनियम आते हैं उसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं और वायसराय के विभिन्न वायसराय के द्वारा जो विभिन्न कार्य किए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे बारीकी से। इन सभी तथ्यों को आप देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि भारत में वायसराय की श्रृंखला जो स्टार्ट होती है कैसे होती है और क्यों होती है, क्योंकि इसके पहले गवर्नर जनरलों की श्रृंखला चल रही थी और गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल जो थे उसको 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि उस पद को निरस्त करके उसी पद को क्या किया गया कि वायसराय में बदल दिया गया। तो पहले हम लोग इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में हम लोग लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं और भारत के प्रथम वायसराय के रूप में भी हम लोग लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं। तो ये अगर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तो वो लॉर्ड कैनिंग है, और भारत के प्रथम वायसराय कौन है तो लॉर्ड कैनिंग ही है। दोनों का आंसर एक ही है, लेकिन इसमें क्या है जो मुख्य रूप से जब कैनिंग का शासन भारत में आए थे उस समय इनका टाइम ऑफ पीरियड जो था 1856 से 1862 का इनका टाइम ऑफ पीरियड रहा है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी जो घटना इनके शासनकाल में घटता है वो घटता है 1857 का विद्रोह। हम लोग इससे भली भांति परिचित हैं कि 1857 का विद्रोह जो था इतना व्यापक था कि अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने लगे थे और यहाँ जो भारतीय जो थे हर लगभग सभी वर्गों से क्या हुआ था, इसको अंग्रेजी शासन का विरोध हुआ था और विरोध होने के कारण अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, दमनात्मक नीतियाँ, जो शोषण के विरुद्ध नीतियाँ थी, वो क्या था, इसी के कारण से क्या हुआ कि भारतीय समाज जो थे अति क्षुब्ध थे। इस कारण से समाज के विभिन्न वर्गों से यह आंदोलन किया गया और जिस आंदोलन को अंततः अंग्रेज़ों ने दबा दिया। तो 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एक टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य बातें, लेकिन अभी हम लोग यहाँ मुख्य रूप से देखेंगे कि गवर्नर जनरल से गवर्नर वायसराय का जो सिलसिला स्टार्ट होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उस समय मुख्य रूप से 1857 के क्रांति के समय क्या थे, लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे। 1857 तक वो गवर्नर जनरल ही थे, लेकिन 1858 में ब्रिटिश क्राउन से एक अधिनियम आता है, क्योंकि वो जो ब्रिटिश संसद थे, जो कंपनी था, वहाँ से कुछ वर्षों पर 20 या 30 वर्षों पर वहाँ से क्या एक अधिनियम, जैसे हम लोग देखे हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट आया है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है और ये उस एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए थे। तो उसी तरह से क्या होता है कि 1858 में एक अधिनियम आता है और इस अधिनियम में यह लिखा होता है कि अब जो कंपनी की शासन है, क्योंकि इसके पहले जितने भी शासक आए हैं, गवर्नर जनरल या भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वो सब के सब कंपनी का शासन ही चल रहा था। यहाँ क्या चल रहा था, मुख्य रूप से कंपनी का शासन चल रहा था। तो यहाँ क्या हुआ कि 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और भारत का अब जो शासन पद्धति था
वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश महारानी जो थी वहाँ उसके ब्रिटेन क्राउन के तहत कंपनी का शासन समाप्त करके क्या किया गया, क्राउन के तहत क्या हुआ कि शासन व्यवस्था कायम किया गया। और उसी के तहत क्या किया गया कि जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था उस पद को वायसराय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। इसी कारण से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते हैं, क्योंकि उस समय भारत में वो काम करते रहते हैं। और 1858 का जब अधिनियम आता है तो वो वायसराय के पद पर पुनः नियुक्त हो जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वास्तव में वायसराय क्या होता है। तो वायसराय जो होते हैं राजा के प्रतिनिधि, जो वहाँ क्राउन था ब्रिटेन में, जो सांसद था वहाँ क्राउन जो थे वहीं से चुने हुए सदस्य, यानी कि राजा के प्रतिनिधि ही अब भारत में कंपनी की शासन व्यवस्था को देखेंगे। इसी के लिए कहा जाता है कि कंपनी का शासन समाप्त करके क्या किया गया कि यहाँ की शासन व्यवस्था राजा डायरेक्टली क्राउन के हाथों में चला गया। उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों द्वारा यहाँ शासन व्यवस्था कायम होने लगी। अब इसका जो सिलसिला वायसराय आने के जो सिलसिले प्रारंभ होते हैं तो मुख्य रूप से 1858 से लेकर और 1947 तक ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और जो क्या महत्वपूर्ण वायसराय आते हैं जिनका कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनें की जाती है। उन परिवर्तनों के बारे में हम लोगों को जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग से काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैनिंग जो प्रथम वायसराय है उनके द्वारा वायसराय के रूप में कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं। तो सबसे पहला जो उनके द्वारा परिवर्तन किया गया भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना 1860 ईस्वी में उनके द्वारा किया गया है। IPC जो होता है इंडियन पेनल कोड होता है, और पिन कोड इससे क्या होता है कि ये मतलब भारतीयों के प्रति किस तरह की दंड की व्यवस्था होगी इसका उसमें एक लिखित रूप में वहाँ से क्या किया गया कि संग्रह किया गया और उसी के आधार पर दंड का प्रावधान किया गया। इसी को हम लोग संहिता कहते हैं। संहिता का मतलब है कि उसमें पूर्ण रूप से किसी चीज़ का जो है नियमित रूप से उसमें संग्रहण जो होता है वह संग्रहिता कहलाता है। तो वह यहाँ क्या है कि भारतीय दंड संहिता मतलब किस तरह से दंड के विधि विधान होंगे, इन सभी चीज़ों की चर्चा की गई है इसमें। IPC इसको हम लोग कहते हैं और इसका जो है स्थापना 1860 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। यही IPC की धारा अभी भी हमारे यहाँ है कि दंड संहिता जो है किसको किस तरह का दंड देना है, वो अभी भी यह चालू है हमारे संविधान में, यह एक्ट के रूप में है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण उनके द्वारा काम किया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या किए हैं कि जिस समय ये वायसराय गवर्नर जनरल रहते हैं उसी समय ये अधिनियम पारित करते हैं विधवा पुनर्विवाह। क्योंकि उसके पहले क्या था, भारतीय समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, उस कुरीतियाँ को दूर करने के लिए या विधवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए उन्होंने एक अधिनियम बनाया था। उस 1856 के अधिनियम से इसको हम लोग जानते हैं। अब आगे मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किए गए थे, कलकत्ता मुंबई मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और विश्वविद्यालय का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और भारतीयों को अंग्रेजी के बारे में जानकारी देना ताकि उनके शासन व्यवस्था में क्या हो, आसानी हो सके, आसानी से वो यहाँ से क्या कर सके, शिक्षित कर सके। तो ये मुख्य रूप से 3 ये काम किए गए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, कलकत्ता मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की
स्थापना की है। और यह एक बहुत बड़ा देन है जो आगे भारतीय समाज को क्या करते हैं, इससे शिक्षित वर्ग धीरे धीरे शिक्षित होते हैं और भारतीय में क्या होता है, एकरूपता आती है और पुनर्जागरण होता है और फिर अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रवादी नीतियाँ बनती है उसमें काफ़ी ये सहायक होता है। अब हम लोग अगला जो वायसराय आते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लॉर्ड मियो आते हैं जिनका टाइम ऑफ पीरियड, अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि वही उन्हीं वायसराय के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। इसलिए बीच बीच में क्या होगा, मार्जिन आपको गैप मिलेगा क्योंकि बीच में भी वायसराय आए हैं लेकिन उतने वो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है, उनके द्वारा कुछ विशेष कार्य नहीं किया गया है, इसीलिए वो गैप आपको मिलेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लॉर्ड मियो जिनका टाइम ऑफ पीरियड रहता है 1869 से 72 तक। मात्र ये 3 साल के लिए, काफ़ी कम समय के लिए भारत आए थे और इनके समय शासनकाल में क्या क्या कार्य हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। तो 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना, ये पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना का जो शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड मियो ने किए थे। लेकिन यह जनगणना एक ऐसा जनगणना है कि पूर्ण तरह से इसको कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिला। ये जनगणना कराए थे बंगाल के प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी या कुछ ऐसे क्षेत्र थे, वहाँ पे ये जनगणना का कार्य कराए थे और उसमें रूप से उन्हें मान्यता नहीं मिली क्योंकि ये जनगणना जो था प्रेसिडेंसी क्षेत्र में कराया गया था, कुछ क्षेत्र विशेष में ही कराया गया था। यानी कि नियमित जो जनगणना का कार्य शुरू होता है 1881 से प्रारंभ होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन जनगणना का अगर पहली बार जनगणना भारत में किनके द्वारा कराया गया, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के रीजन में हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1881 में जो है रिपन के रीजन में क्या हुआ, नियमित उसके बाद जनगणना प्रारंभ हो गया। अब एक इनसे और महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ा हुआ है, 1872 में कृषि विभाग की स्थापना इन्होंने किया था। क्या किया था कि लॉर्ड मियो ने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग के कृषि में जो उत्पादन स्तर नीचे हो गए थे और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया था, लॉर्ड मियो ने कृषि विभाग की एक स्थापना की थी जिसमें किसानों के लिए कृषि कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के सुविधा मुहैया कराया जाना था और यह एक प्रमुख उनका कार्य था। तो अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था। अब उसके बाद ये बहुत ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहे। पोर्ट ब्लेयर में ये क्या कर रहे थे, एक बार निरीक्षण के दौरान गए थे और वहीं पर उनकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मर जाने के बाद उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अगले जो गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड लिटन आते हैं। लॉर्ड लिटन जो है एक ऐसे गवर्नर जनरल है जो काफ़ी फेमस रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। विद्वान तो थे, अच्छे छवि के थे, जानकार थे, लेकिन क्या था, थोड़ा स्वभाव के करे थे। इस कारण से अब जब वो भारत में आते हैं तो इनके द्वारा जो कुछ काम किए गए वो क्या था कि इस तरह से था कि भारतीयों में अलोकप्रिय गवर्नर जनरल के श्रेणी में गिने जाते हैं। अब क्यों गिने जाते हैं, इसका मुख्य कारण है इनके द्वारा कुछ अच्छे भी कार्य किए गए हैं। शुरुआती दौर में जब ये थे 1878 ईस्वी में इनके द्वारा एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होती थी, कृषि सूखने के कारण या फिर बाढ़ के कारण या विभिन्न प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हो रहे थे कि फसल क्षतिग्रस्त हो रहा था, किसान
भूखमरी के कगार पर पहुंच गए थे और उन्हें बहुत सारी असुविधाएं हो रही थी। इसलिए जब वो आए शुरुआती दौर में तो रिचर्ड स्लेही के नेतृत्व में, रिचर्ड स्लेही जो थे एक बहुत बड़े सलाहकार थे, उन्हीं के सलाह पर उन्होंने क्या किया था कि प्रथम अकाल आयोग का गठन किया था। तो यह उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्यों में गिना जाता है। इसके बाद जो उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जो काफ़ी भारतीयों के लिए हित में न रहकर अहित हुआ, अहित के कारण इन्हें भारतीयों में अलोकप्रिय माना गया है। अब ये क्या किए हैं, दूसरा इनके द्वारा जो प्रमुख काम किया गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इन्होंने लाया। तो उसमें क्या मुख्य रूप से समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया और कहीं न कहीं भारतीय जग चुके थे। 1857 जैसे विद्रोह हो चुका था, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना आ चुकी थी, एक रुकता आ चुके थे। इसलिए जब ये उनके द्वारा रोक लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया समाचार पत्रों के विमोचन पर, तो भारतीयों जितने भी भारतीय थे उनके द्वारा क्या हुआ कि इस चीज़ का विरोध किया गया और विरोध होने लगा। और इसी कारण से भारतीय जो शिक्षित वर्ग थे या जो भी वर्ग थे वो सभी वर्ग के लिए क्या हुए, अलोकप्रिय गवर्नर जनरल की श्रेणी में इनकी गिनती होने लगी। आगे इनके द्वारा एक और कार्य किया गया कि भारतीयों को शस्त्र अधिनियम 78 में ही, 1878 में ही इन्होंने शस्त्र अधिनियम लाया। और शस्त्र अधिनियम में क्या क्या रखा गया कि कोई भी भारतीय गैर बिना लाइसेंस के अगर कोई शस्त्र रखते हैं, शस्त्र रखने के जो अनुमति वो समाप्त कर दिया गया था। अगर वो शस्त्र रखते हैं तो क्या होता है कि यह अपराध माना जाएगा और इसके लिए उन्हें क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा कानून संहिता के द्वारा। तो ये भी क्या था कि भारतीयों में अलोकप्रिय के लिए उनके मुख्य रूप से ये भी अधिनियम भारतीयों के हक में नहीं था। इस कारण से लॉर्ड लिटन जो है क्या होते हैं, अलोकप्रिय गवर्नर जनरल में इनकी गिनती की जाने लगती है। अब इनके द्वारा कुछ मुख्य और कार्य किए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सिविल सेवा में परीक्षा की आयु क्या किया कि भारतीय तो यहाँ कम शिक्षित थे, क्योंकि यहाँ जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी उसका माध्यम अंग्रेजी था। भारतीय समाज में उतने लोग अंग्रेजी माध्यम में नहीं जानते थे, शिक्षित नहीं थे। तो मुख्य रूप से क्या था कि धीरे धीरे जब शिक्षित होते हैं तो जो सिविल सेवा परीक्षा हो रहा था उसमें वो बैठना प्रारंभ करते हैं और उस परीक्षा को पास करना भी शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनके मन में एक भावना था कि अगर इसका आयु 21 वर्ष रहा तो क्या होगा, भारतीय इसमें अधिक इस प्रतियोगिता परीक्षा को पास करेंगे और इनका बोलबाला हो जाएगा। इसी कारण से लॉर्ड लिटन ने क्या किया था कि सिविल सेवा में जो परीक्षा की आयु थी, अधिकतम आयु, उसको घटाकर उन्होंने 19 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से करके क्या किया कि 19 वर्ष कर दिया। यह भी भारतीयों के लिए एक अच्छा जो नियम नहीं था। अब आगे देखते हैं कि साहित्य जगत में उसे ओवन, साहित्य जगत में क्या कहा जाता है, ओवन मैरीडिम। मैरीडिम मतलब साहित्य के क्षेत्र में इनका एक महत्वपूर्ण देन था। साहित्य के लिए ये जाने जाते थे, इसीलिए इनका नाम ओवन मैरीडम के नाम से भी इनको जाना जाता है। और मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि जो लॉर्ड लिटन जो साहित्य प्रिय थे, साहित्य प्रेमी थे, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसे नियम लाए गए जो भारतीयों के विरोध में था और उसका भारतीयों ने काफ़ी हद तक विरोध किया। इसी कारण से इन्हें अलोकप्रिय गवर्नर जनरल में गिना जाता है। अब हम लोग इसके बाद की जो स्थितियाँ बनती है उसके आगे जो गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड रिपन आते हैं। और लॉर्ड रिपन का समय जो होता है 1880 से 84, 4 सालों के लिए यहाँ वो आते हैं। तो वह लॉर्ड रिपन, लिटन के बाद जो रिपन आते हैं,
भारत में सबसे लोकप्रिय और भारतीयों के हित में निर्णय लेने वाले ये गवर्नर वायसराय होते हैं। चाहे वह गवर्नर जनरल हो, गवर्नर हो या फिर भारत के गवर्नर जनरल हो, उसमें सबसे लोकप्रिय जो होते हैं लॉर्ड रिपन होते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीयों के हक में सबसे अच्छे फैसले लेने वाले कौन गवर्नर जनरल थे, तो ये लॉर्ड रिपन थे। और इनके द्वारा क्या काम किया गया इसको हम लोग देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा है, भारत का उदारक कहा है। भारत का उदारक, क्योंकि ये उदार प्रवृत्ति के थे, शांत प्रवृत्ति के थे, उदार प्रवृत्ति के थे, तो जो भी ये नियम लाए हैं भारतीयों के पक्ष में लाए हैं, इसीलिए ये काफ़ी लोकप्रिय थे। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। लॉर्ड रिपन जो थे क्या थे कि स्थानीय स्वायत्त मतलब स्थानीय स्तर पर माने स्वतंत्रता और जो कार्य की प्रणाली थी उसके बारे में, स्वायत्त शासन के बारे में वो जनक थे। उनको जनक के रूप में उनको जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। और दूसरा, इनके समय में, रिपन के समय में 1881 ईस्वी में प्रथम बार नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड मियो के शासनकाल में क्या हुआ था कि 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुआ था, लेकिन वह नियमित जनगणना नहीं था और उतना अच्छा से भी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ से 1881 से क्या होता है, नियमित जनगणना प्रारंभ हो जाता है भारत में। और 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाए थे, जो काफ़ी हद तक भारतीयों के पक्ष में था। जो कारखाना अधिनियम था उसमें जो काम करने के घंटे थे या जो बाल मजदूर वहाँ काम कर रहे थे या मजदूर के लिए जो उत्तम वातावरण वहाँ नहीं था या काम करने के लिए जो उनको पैसा दिया जाता था, वो इन सभी चीज़ों पर क्या किया गया था, इस अधिनियम में सभी चीज़ों के बारे में बताया गया था और उसमें सभी सुविधाएं दी गई थी। तो ये एक तरह से भारतीयों के लिए क्या था, एक अच्छा नीति था, उदारक नीति था। इसीलिए क्या है कि लॉर्ड रिपन भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय हुए। और आगे चल के इनके द्वारा 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन लाया गया। और हंटर कमीशन के पहले भी हम लोग देखे हैं कि 1854 में एक विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, उसमें विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और उसमें जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच था वो, और चार्ल्स वुड के डिस्पैच में उच्च शिक्षा को क्या किया गया था, उनकी शिक्षा प्रणाली जो था उसमें सुधार किया गया था। और यहाँ मुख्य रूप से इनके द्वारा जो 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार और प्राथमिक शिक्षा के जो विभिन्न स्तर हैं और जो विभिन्न प्रणालियां थी, उन प्रणालियों में सुधार के लिए उन्होंने ये हंटर कमीशन का गठन किया था। तो ये काफ़ी उनके द्वारा जो सराहनीय योगदान था उस समय के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उस समय जितने भी गवर्नर जनरल थे उनका मुख्य यही उद्देश्य था कि भारत से किसी न किसी तरह से धन का उगाही करना। जबकि लॉर्ड रिपन जो आते हैं तो भारतीयों के प्रति थोड़ा सा स्नेह और सहिष्णुता का क्या करते हैं, वो अपनाते हैं। इस कारण से भारतीयों में वो काफ़ी फेमस हो जाते हैं। इसीलिए इनको उदारवादी गवर्नर जनरल के श्रेणी में रखा गया है। अब 1882 में एक और जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता जो क्या की गई थी, समाचार पत्रों का जो विमोचन था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और यहाँ क्या किया गया, उस एक्ट को, उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। तो ये भी भारतीयों के पक्ष में काफ़ी सराहनीय था। इस कारण से भी ये काफ़ी फेमस रहे। अब आगे आता है एक इल्वर्ट बिल। इनके शासनकाल में
एक इल्वर्ट बिल आया था 1884 में, जो अंतिम वर्ष में आया था। और यह जो इल्वर्ट बिल था एक विवादास्पद, इस पर काफ़ी विवाद हुआ। अब विवाद का कारण मुख्य रूप से क्या था कि अंग्रेजी लोग, जो अंग्रेज के लोग थे वहाँ उन्हीं लोगों में विरोध होने लगा। इसका मुख्य कारण था क्योंकि ये न्यायिक से संबंधित ये बिल था। इल्वर्ट बिल न्याय से संबंधित था। इसमें मुख्य रूप से जो अंग्रेज़ों के न्यायालय में जो व्यवस्था की गई थी कि अंग्रेज के जितने भी अधिकारी होंगे या जिनका अंग्रेज होंगे उन पर अगर केस होता है तो उनका सुनवाई जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी न्यायाधीश ही करेंगे, भारतीय समाज के जो न्यायाधीश होंगे वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि इल्वर्ट बिल में यह प्रावधान किया था कि न्यायिक संबंधी मामला भारतीयों को भी मिलना चाहिए और अंग्रेजी अधिकारियों या अंग्रेज़ों के केस का देख रेख भारतीय न्यायाधीश के द्वारा भी होना चाहिए। इसी कारण से मुख्य रूप से इल्वर्ट बिल में क्या हुआ कि ये स्वतंत्रता देना चाहते थे वो, और इसी स्वतंत्रता के विरोध में अंग्रेजी जो शासन पद्धति था, क्राउन था, वहाँ विवाद हो जाता है और इस विवाद के कारण इन्हें क्या करना पड़ता है, इल्वर्ट बिल के विरोध में विवाद के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र दे देते हैं। इस तरह से इनका शासनकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इनके बाद जो आगे गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड कैनिंग आते हैं। बीच में गैप है, बीच में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं आते हैं, हालांकि इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन मुख्य रूप से उस पर फोकस किया गया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम ऑफ पीरियड जो होता है 1899 से 1905 में आते हैं। और लॉर्ड रिपन जो होते हैं, जहां भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय गवर्नर जनरल माने जाते हैं, उदारक गवर्नर जनरल माने जाते हैं, उसी श्रेणी में लॉर्ड कर्जन जो है भारत में सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय वायसराय इनको माना गया है। अलोकप्रिय क्योंकि भारतीय के प्रति जो इनका नीति रहा वह दमनात्मक रहा, शोषण के विरुद्ध या फिर विभाजन के दृष्टिकोण से इनके ये कुछ ऐसे नियम लाए जो भारतीयों को खंडित करना चाहते थे, तो सभी को अलग अलग खंडित कर देना चाहते थे समाज को। इसी कारण से भारतीयों में ये काफ़ी अलोकप्रिय माने गए हैं। अब इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं, प्रतियोगी परीक्षा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वाधिक अलोकप्रिय ये क्या है, वायसराय रहे हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। और 1905 ईस्वी में क्यों अलोकप्रिय बने, 1905 ईस्वी में बंगाल का वो प्रथम विभाजन कर देते हैं। बंगाल जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र था वहाँ पे क्या हो रहा था, जन आंदोलन जन्म लेने लगा था, क्योंकि जब धीरे धीरे भारतीय समाज शिक्षित हो रहे थे तो वहाँ छोटे छोटे विद्रोह और जन आंदोलन का वह रूप ग्रहण कर रहा था। और सभी जो बंगाल के प्रेसिडेंसी क्षेत्र में जितने भी भारतीय थे वो एकजुट एक संग्रहित होने लगे थे। इसी कारण से क्या हुआ कि उन्होंने भारतीयों के शक्ति को खंडित करने के लिए एक जगह एकत्रित नहीं हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बड़ी चतुराई से 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे भारतीयों की शक्ति जो हो क्या हो, खंडित हो जाए, टूट जाए, और ताकि ये एक साथ होकर अंग्रेजी शासन पद्धति जो है उसका वो विरोध नहीं कर सके और 1857 जैसे विद्रोह नहीं हो। इसी लिए क्या हुए कि काफ़ी अलोकप्रिय हुए। इस चीज़ को भारतीय जनता स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वहाँ का जो इस विभाजन से जनता काफ़ी क्षुब्ध थे, इसीलिए ये क्या काफ़ी अलोकप्रिय हो गए। और 1902 ईस्वी में थॉमस रैले के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया। 1902 ईस्वी में इनके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया, थॉमस रैले के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। और इस आयोग में क्या था कि जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है वह किस स्तर पर और किनके लिए कितना दिया जाएगा, इन सभी नियमों का वहाँ
नियम बनाया गया जो भारतीयों के विरोध में था। लगभग विश्वविद्यालय शिक्षा से भारतीयों को दूर किया जा रहा था। इसी कारण से और जो शिक्षित भारतीय थे वो इसका विरोध करने लगे। तो विश्वविद्यालय आयोग का उनके द्वारा गठन किया गया था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं 1902 ईस्वी में। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। 1904 में क्या किया कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत जो बंगाल के प्रेसिडेंसी क्षेत्र जो था मद्रास और मुंबई में क्या किया गया कि वहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन के लिए क्या है कि लॉर्ड कर्जन काफ़ी अलोकप्रिय रहे भारतीयों में। अब आगे देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से शुरू होकर 1910 तक चलता है और इसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भारतीय के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। अब देखते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, क्योंकि उसका बीजारोपण यहीं से हो गया था जब बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल 2 खंडों में विभाजित हो गया था। तो इसके जस्ट बाद का जो स्टेप था 1906 में, इसी विभाजन के फलस्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना होने के कारण जो राष्ट्रीय आंदोलन में धीरे धीरे भाग लेते हैं और अंततः आके हमारा देश जो होता है 1947 में 2 भागों में बंट जाता है। इसका मुख्य कारण बीजारोपण यहीं से था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और इसके बाद क्या होते हैं, इस लीग के द्वारा विभिन्न मांगें रखी जाती है जो आगे चल के देश के लिए काफ़ी राष्ट्रीयता के लिए अहित होता है। 1907 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के समय में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटता है। सूरत कोट के नाम से हम लोग जानते हैं। कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। 1907 में कांग्रेस विभाजित हो जाता है, खंडित हो जाता है, 2 भागों में बंट जाते हैं, नरम दल और गरम दल में। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 1907 ईस्वी में ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल, उस समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। अब देख लेते हैं 1909 में पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए। अब देखिए जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो अब वो क्या करते हैं कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र मांगने लगते हैं और मांग के 1909 में मार्ले मिंटो जो एक सुधार था उसके तहत क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल में एसपी सिन्हा की नियुक्ति होती है। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था उसमें मुख्य रूप से एसपी सिन्हा की क्या होती है, नियुक्ति होती है। और इस तरह से इनके द्वारा जो प्रमुख लॉर्ड मिंटो द्वितीय के रीजन में क्या होता है, 3-4 मुख्य रूप से जो कार्य है 1906 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में कांग्रेस का विभाजन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार या पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम के लिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार अगर हम 1-2 बार इसको अच्छा से रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सा कार्य हुआ है, ये सब प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 1 मिनट।